माननीय सभापति महोदय, आज कृषि विभाग के डिमांड्स पर चर्चा हो रही है। हम बहुत खुश थे कि हमने हुकुमचंद जी का भाषण पूरा सुना, पूरा माहौल बदल दिया था। समाजवादी विचारों के हुकुमचंद जी, हुकुमदेव, वो उन्होंने भाषण में करते समय मैंने सुना कि उन्हें एक बार उनका नाम हुकुमचंद देकर उनको कहा था उन्होंने, तो वो मैंने बोला हुकुमदेव का हुकुमचंद ओरिजिनल का पता नहीं। एक और भी मुझे अच्छी बात लगती है सभापति महोदया कि एक भले आदमी हमें मंत्री करके है, सज्जन आदमी हमारे राधा मोहन सिंह जी है। जब भी मिला हूं, कभी कम समय में मिला हूं, लेकिन एकदम थरो जेंटलमैन और कुछ करने की सोच रखकर काम करते हैं। आज मैं जब खड़ा हूं तो दुखी हूं इसलिए बात के लिए कि इतना सारी योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई, अच्छी बनाई है, फिर भी मेरे महाराष्ट्र में किसान की आत्महत्या नहीं रुक रही है, उससे ज्यादा व्यतीत हूं। और मैं बार बार सोचते रहता हूं ये क्यों हो रहा है, क्या बात है। किसान हमारा खास करके विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में आत्महत्या कर रहा है। 8,000 से ऊपर आंकड़े गए। हाल ही में पिछले महीने में 117 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार की, राज्य हो या केंद्र सरकार की रिपोर्ट में भी वो कहा गया है, हमारे बाद में तेलंगाना का नंबर लगता है। और इस स्थिति में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं सोचता रहता हूं कि क्या हुआ। जैसे उन्होंने शुरू में एक बात कही थी कि किसान हमारी संख्या जो है घट रही, 27% किसान कम हुए और मजदूर बने। अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। अर्बनाइजेशन क्यों शुरू हुआ कि मेरे उत्पादन पर मुझे समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता, मेरा जीना हराम हुआ है। हमारे मराठी में आप जानती हो, आप तो बहुत बुजुर्ग हो, आसमानी और सुल्तानी। आसमानी संकट तो आप जानती हो कितना सूखा पड़ा कितने बार। मैं इस विषय को शुरू से ही अलग ढंग से बात करना चाहता हूं। मैं किसी दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं। अर्बनाइजेशन जो हो रहा है उसकी वजह यह है कि एश्योर्ड इनकम नहीं है। हम और आप सभी या नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको तनख्वाह है, वहां ओले पड़ने दो, सूखा होने दो, युद्ध होने दो, कुछ भी होने दो, हमें तनख्वाह मिलने वाली है। और मेरा किसान प्रकृति पे निर्भर करता है, कब बारिश होगी, कब ओले गिरेंगे, कब सूखा गिरेगा, पता नहीं है। और इतना सब होने के बावजूद पिछले वर्ष में मानसून की वर्षा अच्छी हुई, किसान के मुख पर हंसी आई, लेकिन फिर हमारे मूल्यवर्धित जो समर्थन मूल्य है उससे भी हमारा मूल्य बाजारों में घट गया, फिर दोबारा वही नुकसान। आप जानती हो कि तुअर की दाल की भाव क्या 200 रुपए तक गए थे, अब तो 40 रुपए में भी नहीं, उससे भी नीचे घट रहा है। तो समर्थन मूल्य को ध्यान में रखते हुए किसान अपनी खेती करता है। वो सोचता है इस बार मैं अगर सोयाबीन करूं मुझे ज्यादा उत्पन्न में से, इस बार कपास लगाऊं भाव ज्यादा मिलने वाला है। तो उत्पादन ज्यादा होने के बाद में वहां जो भाव बाजार में घट रहे हैं, फिर भाव बाजार में घटने से फिर नुकसान हो रहा है, फिर किसान की आत्महत्या शुरू है। अब ऐसी स्थिति क्यों, कैसे हम बाहर निकालें। हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई, हमने मिट्टी का परीक्षण लाया, मृदा संवर्धन की बात की, मृदा स्वास्थ्य कार्ड लाया। मैं खुद का अनुभव बताता हूँ। मैं हाल ही में 10-15 दिन के पहले गांव में गया था, तो मैंने जिलाधिकारी को पूछा कि मेरे गांव के खेती की आज भी मृदा कार्ड मुझे मिला नहीं, क्यों। हमारी सरकार चाहती है कि जब तक मृदा कार्ड नहीं मिलता या उसका मिट्टी का परीक्षण नहीं होता तो कौन सी बुआई हम करें। तो मेरी प्रार्थना आपसे है, शुरू जड़ से शुरू कर देते हैं, बीजों से शुरू कर देते हैं। अब बीज का उत्पादन है, मृदा पहले आनी चाहिए, तो मृदा का परीक्षण 100% आज भी नहीं हुआ है। अब जब मृदा परीक्षण नहीं हुआ तो परीक्षण के उसके ऊपर क्या लगाए, क्या बोए, और उसकी हमारे पास कोई भी योजना नहीं है। सिर्फ गन्ने का उत्पादन की बात करें तो उसमें थोड़ा सा एक कंट्रोल है। क्यों है, गन्ने की जो इंडस्ट्री है वो कहती है आपको आप 10 एकड़ के गन्ना लगाएंगे तो ही उठाएंगे,
10 का 15 को तो अगला जो 5 एकड़ है उसका हम गना नहीं उठाएंगे। अब वहां कंट्रोल है, यहां कंट्रोल नहीं। सबसे बुरी बात यह है कि इस देश में किसान हमारा जो है 5 एकड़ से कम भूमि रखने वाला किसान 80% है। बड़े किसान जो उन्होंने मस्त बात की थी, एक छतरीधारी, एक हलधारी और एक बंगलाधारी। तो हलधारी हमारे पास इतने हैं। अब वो काम करने के बजाय में वहां जो स्थिति उनकी है, अगर जो कुछ 4-5 एकड़ में लगाते उसको अगर परिणाम मूल्य नहीं मिला बाजार में तो स्थिति क्या होगी। सभापति महोदय, एक गंभीर विषय पे मैं जा रहा हूं, क्लाइमेट चेंज। उसके ऊपर मैं कॉलिंग अटेंशन लाना चाहता हूं, फिर ज्यादा बहस करूंगा। आज थोड़ा इतना ही कहूंगा, हमने कभी सोचा है कि नहीं पता नहीं है, तापमान बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इस हफ्ते की बात कर रहा हूं, इस हफ्ते में न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइंस आई, वी आर गोइंग टू डाई। अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता गया तो क्या होगा। अब तापमान बढ़ रहा है। आपने देखा कल परसों यहां दिल्ली में बारिश हुई, गर्मी के मौसम में जाड़े का मौसम महसूस कर रहे हैं। ये सारे क्लाइमेट चेंज का परिणाम भी हमारे खेती पर हो रहा है। उसके बावजूद सबसे ज्यादा बुरा परिणाम किसने किया तो हमारे खाद ने किया। केमिकल फर्टिलाइजर्स हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उपजाव के लिए, और उसका परिणाम इतना बुरा हो रहा है, उपजाव आ जाता है, खेती की क्षमता, ताकत, भूमि की ताकत, मिट्टी की ताकत कमती हो जा रही है। हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे, तब तक अभी इकोलॉजी की बात आ रही है अभी। अब हम देखते हैं, सभापति महोदय, मैं कमिटी में हूं, तो एस्टिमेट कमिटी मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग है, ज्ञानी है, बहुत ही पंडित है। जब हम देखते तो इतना अंदर से डरते थे, बाप रे क्या होगा क्या। हमने गंगा का नमामि गंगे योजना लाई है। अब आपको पता है होगा सभापति महोदया, अध्यक्ष महोदया, गंगा के तीर पर जितनी जो पानी है, वहां जो किसान खेती कर रहा है उस पानी में आर्सेनिक मिल रहा है। अब उस पानी में जो भी कुछ उत्पादन होगा उस उत्पादन में भी आर्सेनिक होगा। चमड़ी के रोग कलकत्ता से लेकर गंगा के तीर के लोगों पर बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अब ये सब सोचता हूं तो हम कृषि विभाग मेरा क्या क्या करेगा बेचारा। तो कृषि विभाग को पहले यह सोचना है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से आने वाले परिणाम। दूसरी बात आती है पानी, तीसरी बात आती है भूमि, चौथी बात आती है बीज। अब इसको एक एक करके आप सॉल्यूशन करना होगा आपने, और ये सब करने के बाद में अगर उपजाऊ आया तो हमने एमएसपी बना दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी नहीं मिलती बाजार में। कभी एक आध बार उसके नसीब से अगर भाव बढ़ गया तो बढ़ गया। मेरा इस पे सुझाव है, हमने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई है ना, उसमें कुछ फसलों का अंतर्भाव किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब भी ये जो समर्थन मूल्य है उससे हमारा मूल्य बाजार में घटता है तो जो घट उसमें आती है, अगर समझो हमने समर्थन मूल्य बना दिया तुअर की दाल का, गेहूं का, जो 50 रुपया बना दिया, और बाजार में भाव आ गया 20 रुपया 30 रुपया, किसान मरेगा। समर्थन मूल्य से भी उसको कुछ बड़ा लाभ नहीं होता, फिर ठीक है जिएगा तो एटलीस्ट। तो जो 20 रुपया बीच में घाटा आ रहा है ना, उसके जिम्मेवारी सरकार ले ले। और जिस दिन वो सरकार जिम्मेवारी लेगी तो एश्योर्ड इनकम कंफर्म हो गया कि भाई इतना तो इनकम मुझे मिलेगा, किसान आत्महत्या नहीं करेगा। और ये मैं चाहता हूं कि आप इस पर ज्यादा ध्यान दें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और किसान को और क्या करने की आवश्यकता है, आपने देखा अभी कि हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं। इसराइल कम पानी में खेती कर रहा है, हमारे पास पानी होने के बावजूद। आप सभापति महोदया, आप कोकण से बिलोंग करती हूँ, आप जानती कि वहां पानी रुकता नहीं है, कितनी बारिश है, हेवीएस्ट रेन इज देयर। और भूमि की स्थिति ऐसी है, जमीन का स्तर ऐसा है कि वो पानी झट से निकल जाता है। और फिर जमीन पानी को पकड़ के नहीं बैठती है। ऐसी स्थिति में पानी को कैसे रोके, किस तरह से रोके। हर एक जगह हमें यूनिफॉर्म लॉ नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। हम राजस्थान में क्या करें,
हम उत्तर प्रदेश में क्या करें? थोड़े में बात करने की कोशिश करो। 2-3 अभी एक तो जिनके 4 मिनट बात हुई मेरी, मैं देख रहा हूँ घड़ी के पास। मैं मुद्दे पर बोल रहा हूँ और जो मुद्दा किसी ने बोला नहीं वो मैं रिपीट में बोल रहा हूँ। मुझे लगता है किसी ने बोला नहीं इस विषय को, क्लाइमेट चेंज को लेकर। अब उसकी क्षमता नहीं है, इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहता हूँ, मिट्टी का परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक आप असेसमेंट नहीं कर पाओगे कि आगे चलकर क्या करना होगा। और उसको लेकर पानी की उपलब्धता, प्रकृति का जो कुछ कोप होता है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसको बैलेंस रखना पड़ेगा कि भाई किसान सिर्फ क्या बोएगा वही करेगा। अब हम लोग कहते थे कि नोटबंदी की वजह से बहुत परिणाम हुए, लेकिन लोग कह रहे नहीं नहीं, नोटबंदी का परिणाम नहीं हुआ, किसानों ने रबी में बहुत बोया, अच्छा उत्पादन भी आया है। मैं उस बहस में, राजनीतिक बहस में नहीं जाना चाहता हूं, मेरे किसानों की बात करनी है मुझे बस। अब किसानों की बात करता हूं तो मैं इसे कहता हूं कि इसके साथ में उसको जोड़ना चाहिए। भाई तुम बारिश में तुमने अगर हमारे कोंकण जैसे रीजन में धान होता है, चावल होते हैं, तो आप करो, उसके बाद में क्या करोगे? आज मेरे गांव में जाओगे सब माननीय मंत्री महोदय जी, तो आप देखोगे नदियां सूख गई है, सूख गई नदियां। जहां भी हमने तालाब बनाए पानी वहां भी सूख रहा है। बारिश अच्छी होने के बावजूद ये सब हो रहा है, उसको हमें सोचना पड़ेगा। और इसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? जो हमने उसमें जो लिए हुए हैं फसल बीमा योजना में, क्या इनको भी फसल बीमा, जैसे इन्होंने फिशिंग की बात की थी, अंडे की बात हुई, फिशिंग की बात हुई, चिकन बात हुई, सारे एसोसिएटेड है जो उसके लाभदायक हो, ताकि किसान संवर जाएगा। अब आखिर में मैं आता हूं सभापति महोदय, ये जो लेबर कॉस्ट, उन्होंने मनरेगा की बात की थी। अब मनरेगा की वजह से, और हमने जो बताया कि किसी भी हालत में किसान को कितना धान देते हैं हम, 12 किलो 15 किलो मुझे लगता है देते हैं ना, 2 रुपए में। उससे क्या हो गया? वो मनरेगा भी जाता है, एक दिन में काम कर लेता है, पूरे महीने का धान उसको मिल गया घर के लिए। अब बोलता है क्या के लिए कष्ट करूं मैं इतना, मेरा घर तो चल रहा है, मिल गया मुझे, सस्ता है सब। अब कष्ट करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है, और मजदूर जो होता है, मैं मट्टी मिट्टी की मैं जाता हूं शहर में, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। ये सारे विशेष सर्कल तैयार हो गया है। उससे हमें बाहर निकलने के लिए लेबर कॉस्ट जो बढ़ रही है, वहां भी अगर हम कहें कि मनरेगा का काम मतलब गांव में रास्ता करना या वेल खोदना, इतना ही नहीं होना चाहिए, कुआं खोदना। उसके बावजूद किसानों का भी काम करे, किसानों की खेती का भी काम करे, तो उसे मनरेगा में लेके जाओ, ताकि पूरा गांव उससे सुरक्षित हो और किसान उससे प्रभावित होकर उसका उत्पादन बढ़े। तो भी आखिर से सरकार को जो ध्येय है, उद्दिष्ट है, वो मिल जाएगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मनरेगा को गांवों के किसानों की, मेरी पे खड़ा रहता है, मेरी बनानी है, थोड़े से नाला बंडी करनी है, पानी रोकना है, ये काम सारे मनरेगा में ले लो ताकि किसानों का फायदा मिले। रास्ता कर लिया, वो सब झूठा काम चलता रहता है, सभी को मालूम है। उससे अच्छा ये काम करिए ताकि गांव में किसानों की जो जमीन है वो उसकी क्षमता बढ़े। और दूसरी अभी एक आगे बात करना चाहता हूं, जीएसटी आ रहा है। अब जीएसटी का हमारे किसानों पे क्या प्रभाव होगा? क्या उसके उत्पादन पे जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा? लगा तो कैसे लगेगा, नहीं लगा तो कैसे लगेगा? क्या उसके साथ में अगर वो किसान चावल उगा रहा है और उसके साथ में उसने गाय ली है, भैंस ली है, दूध का उत्पादन ले रहा है, अंडा का उत्पादन ले रहा है, तो उसका उत्पादन पे जो चारा ना उसको मिलेगा, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? उसके ऊपर भी मैं माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूं। और आखिर में एक महत्वपूर्ण मांग करता हूं कि आजकल जानवर नहीं मिलते, पारंपरिक खेती यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खेती है। ये फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करो, गांव में दूध गुड़ ऐसा डाल के ये अच्छी फसल आई। इतनी बढ़िया फसल यूपी में हुई, नोएडा में हुई, यहाँ उत्तर प्रदेश के परिसर में हुई, जहां उन्होंने खाद नहीं इस्तेमाल किया, केमिकल खाद नहीं इस्तेमाल किया। तो इसको भी लेकर पारंपरिक खेती को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। गोबर नहीं मिलता, गोबर तो उसका खाद है सही में, गोबर नहीं, क्योंकि पशु नहीं। पशुपालन पे हमें मैंडेटरी करना होगा
ठीक है, आप हल मत चलाओ, आप ट्रैक्टर चलाओ, लेकिन मैंडेटरी आपके पास कुछ तो पशु होने चाहिए, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, तभी जाकर गोबर भी मिलेगा। गोबर मिला तो खाद मिलेगा, खाद मिलेगा तो उत्पादन अच्छा होगा और रोग नहीं होंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आखिर में मेरी एक ही प्रार्थना है, हमारे महाराष्ट्र में जो, एक सेकंड सर, एक लास्ट डिमांड है, एक ही प्रार्थना है कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है। पिछले कितने सालों से हमारी सरकार जब आई तभी से हम मांग कर रहे कि ऋण मुक्त करिए उनको। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एक बार इनकी सरकार में हुआ था, हमारी सरकार ने भी इसके कदम उठाने चाहिए। आप मदद तो बहुत करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन इस तरह से नहीं करिए। एक बार उसका 7/12 जो है ना, वो पूरा कोरा कर दिए। वो करने के बाद में मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यही जीवन, यही दिन फिर वापस आने के लिए आप प्रभावित काम करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं देकर मैं मेरे विचार समाप्त करता हूं। जय हिंद।